हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। क्या है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग अल्ट्रा वायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं और इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम यूज़ करते हैं कि मॉलिक्यूल में जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं या एरोमेटिक कॉन्जुगेशन है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रेटिनॉल है। रेटिनॉल में हमारा मल्टीपल बॉन्ड्स है या कह सकते हैं हम एरोमेटिक कॉन्जुगेशन है। मीन्स कि डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। मीन्स पूरे स्ट्रक्चर में हम ये जो कॉन्जुगेशन देख रहे हैं, इस कॉन्जुगेशन को स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। इस स्ट्रक्चर में भी अगर हम देख रहे हैं तो हमारा एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। मीन्स ये जो कॉन्जुगेशन है, एरोमेटिक कॉन्जुगेशन है, इसको स्टडी करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ आगे हम लोगों ने कहा था कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग कह रहे हैं तो क्या चीज़ हो गया कि जो क्यों हम इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी कह रहे हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन मीन्स कैसे? जब हम कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यूवी रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी मैटर पर डाल रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये इस मैटर के इलेक्ट्रॉन पर जब हम डालेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में मूव कर जाएगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। सपोज यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन है और इसने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में मूव कर गया। मीन्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, इस वजह से हम इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। सिंपल यहाँ पर उसी प्रोसेस को हम लोग कर रहे हैं कि क्या चीज़ हो रहा है कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है और एमिशन हो रहा है। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन फिनोमिना हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जब लोअर एनर्जी लेवल में है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी को फोटोन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा और अपने लोअर एनर्जी लेवल से ये हायर एनर्जी लेवल में मूव कर जा रहा है। दूसरा चीज़ एमिशन का होगा। मीन्स जब वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में है, हायर एनर्जी लेवल में है तो ये क्या कर रहा है, रेडिएशन को फोटोन के फॉर्म में एमिट कर रहा है। फोटोन के फॉर्म में एमिट करके हायर एनर्जी लेवल से ये लोअर एनर्जी लेवल में मूव कर जा रहा है, इसलिए इसको हम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल रहे हैं। नेक्स्ट, क्या है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी? क्या है? मीन्स अभी हमने ये डिस्कस किया कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो यूवी विजिबल में जो अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रीजन की जो रेडिएशंस होंगी उनकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि पूरी रेंज जो है अल्ट्रा वायलेट और विजिबल की, ये पूरी रेंज हमारी 200 से 800 नैनोमीटर की होती है। मीन्स इन्हें जो है हाई एनर्जी, इस रेंज की रेडिएशंस जो है वो हाई एनर्जी की रेडिएशंस होंगी। और जो अल्ट्रा वायलेट विजिबल रीजन है ये हमारा दो पार्ट में बना हुआ है। दो पार्ट में बना हुआ है मीन्स कि जो हमारा एक विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 400 से 800 तक है। दूसरा हमारा अल्ट्रा वायलेट रीजन है जो कि 400 से 200 nm तक है। जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि विजिबल रीजन हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 400 से 800 तक। यहाँ 700 बनाए, इसके आगे एक 800 की रेंज का ये और होता है। मीन्स 400 से 800 हो गया विजिबल रीजन, और 400 से 200 का जो रेंज होता है ये होगा हमारा यूवी रीजन। अब ये यूवी रीजन जो है हमारा फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक नियर यूवी होगा और एक वैक्यूम यूवी होगा। मीन्स नियर यूवी जो कि हमारा 200 से 400 की रेंज है, इसको हम नियर यूवी कह रहे हैं।
और इसके बाद जो 200 के बाद का है ये हमारा फार यूवी है। जो फार यूवी है इसको हम लोग वैक्यूम यूवी भी बोलते हैं। वैक्यूम यूवी बोलते हैं इसलिए वैक्यूम यूवी बोलते हैं क्योंकि इस रेंज की फ्रीक्वेंसी को जब हम मेज़र कर रहे होते हैं किसी मैटर पे, तो उस समय क्या होता है कि हमें एक स्पेशल वैक्यूम इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। वैक्यूम इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। अगर हम वैक्यूम इक्विपमेंट नहीं यूज़ करते हैं तो उस समय क्या होता है, जो एयर है वो एयर जो है वो इन रेडिएशंस को, जो एयर में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिससे जो हमारा इंटरप्रिटेशन है वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो उसमें इम्प्योरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन लॉ, जिसको हम लॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। अब अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज किसी मैटर पर दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हम जब मैटर पर देंगे तो उससे क्या होगा कि वो जो मैटर है वो या तो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, या तो ट्रांसमिट करेगा, और या तो स्कैटर्ड कर देगा। मीन्स ये क्यों क्यों हो रहा है कि एब्जॉर्ब कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है या स्कैटर्ड कर दे रहा है। अगर हम कोई क्यूवेट लें, ये हमारा एक क्यूवेट है, इस क्यूवेट में हमने क्या किया, होमोजीनियस सोल्यूशन का मिक्सचर ले लिया। इस पूरे क्यूवेट में हमने होमोजीनियस सोल्यूशन ले लिया। अब इस पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है या यूवी विजिबल की रेडिएशन को हम इस पर डाल रहे हैं, तो क्या होगा कि हो सकता है कि ये रेज जो हमारी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाए, मीन्स आउटर वॉल से ही रिफ्लेक्ट हो जाए। हो सकता है ये अंदर जाके इनर वॉल से ये रिफ्लेक्ट हो जाए। दूसरा चीज़ होता है कि जो रेडिएशन है वो इसमें प्रेजेंट स्मॉल पार्टिकल्स के थ्रू स्कैटर्ड हो जाए, स्कैटरिंग हो जाए पूरे में। और तीसरा चीज़ है कि जो हमारा ड्रग सैंपल है, ड्रग मॉलिक्यूल है, वो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और फिर रिमेनिंग पार्ट जो है वो ट्रांसमिट कर देगा, जिसको कि हम इमर्जेंट बीम भी बोल रहे हैं। मीन्स इसकी इंटेंसिटी जो होगी वो कम होगी। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि जो रिफ्लेक्शन है और जो स्कैटरिंग है, ये क्या कर रहा है कि ये हमारे जो एनालिसिस है, जो हम रिजल्ट ले रहे हैं उसमें उसको वो डेविएट कर देता है। मीन्स उसमें उसमें कुछ ना कुछ जो है वो कमी हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि हमें इस रिफ्लेक्शन को रिमूव करना होता है और इस स्कैटरिंग को रिमूव करना होता है। रिफ्लेक्शन को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, हम साथ में उसके पैरेलल एक रेफरेंस सेल लेते हैं, रेफरेंस सेल लेते हैं जिसमें कि हम सॉल्वेंट लेंगे, या जिसे हम कह सकते हैं ब्लैंक सैंपल, ब्लैंक सैंपल लेते हैं इसके अंदर। और इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि इस रिफ्लेक्शन को दूर कर सकते हैं। और स्कैटरिंग स्कैटरिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि फ़िल्टर करते हैं। मोनोजेनस सॉल्यूशन जो है उसको हम जब फ़िल्टर कर देंगे तो स्कैटरिंग की प्रॉब्लम जो है काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाएगी। इसलिए जो है हम रिफ्लेक्शन को दूर कर सकते हैं इस तरीके से, और स्कैटरिंग को हम इसको दूर कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन जो है हमारा, एब्जॉर्प्शन एक तरीके से क्या होता है, हमारा लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर रिलेशनशिप किसके बीच में, एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग स्पीसीज। एब्जॉर्बेंस किसका, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज कितनी एब्जॉर्ब हुई है उसका एब्जॉर्बेंस, और जो हमारा एब्जॉर्बिंग मीडियम है उसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम लोग जब लीनियर रिलेशन की बात कर रहे हैं, लीनियर रिलेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो ये है हमारा मॉलिक्यूल है, मींस अगर हम किसी पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रहे हैं या यूवी विजिबल रेंज की रेडिएशन डाल रहे हैं किसी मैटर पे, तो उसमें जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन है, मींस कंसंट्रेशन जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे एब्जॉर्बेंस क्या होता जाएगा, वो
बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से ये लीनियर रिलेशनशिप है, मीन्स कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्बेंस। अब हम लोग कह रहे हैं कि जो हमारा एब्जॉर्बेंस लॉ है, ये लॉ जो है दो लॉ को कंबाइंड करके मिला है। मीन्स एक लॉ जो है हमारा वो कौन सा है, बियर्स लॉ, और दूसरा क्या है हमारा, लैम्बर्ट लॉ। मीन्स एक लॉ जो है उसको हम बियर्स लॉ बोलेंगे और एक लॉ को हम लैम्बर्ट लॉ बोलेंगे। अब इसमें बियर्स लॉ और लैम्बर्ट लॉ किस बेसिस पर है, इस बेसिस पे है कि अगर हमने एक सैंपल लिया है, मींस होमोजेनस सॉल्यूशन लिया है किसी कंटेनर में, और उससे हम किसी लाइट रेज को पास कर रहे हैं, सपोज I0 इंटेंसिटी की लाइट रेज को पास कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है एब्जॉर्बिंग मीडियम का, ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ लाइट रेज को एब्जॉर्ब करेगा और रिमेनिंग को एमिट कर देगा। मींस होगा क्या कि स्टार्टिंग में इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और जब ट्रांसमिट होकर के आएगा तो इसकी इंटेंसिटी में कमी हो जाएगी, और वो मीडियम जो कि पाथ लेंथ एक्स पाथ लेंथ को कवर कर रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं कि लैम्बर्ट लॉ क्या है। लैम्बर्ट लॉ, अभी जैसे हमने कहा कि अगर हम कोई भी सैंपल ले रहे हैं, मींस इसमें हमने कोई होमोजेनस सॉल्यूशन रखा और इसमें हम I0 इंटेंसिटी की रेडिएशन को इससे हम पास कर रहे हैं, तो जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन आएगा वो आई हो जाएगा, जिसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो इसी, और ये किसके बराबर होगा, ये कह रहे हैं कि थिकनेस ऑफ द मीडियम के बराबर होगा। सिंपल मीन्स ये कह रहे हैं कि जब हम किसी मोनोक्रोमैटिक लाइट को हम पास कर रहे हैं एब्जॉर्बिंग मीडियम से, ये एब्जॉर्बिंग मीडियम से, और तो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है जैसे जैसे एब्जॉर्बिंग मीडियम की लेंथ जो है वो बढ़ती जाती है। मीन्स ये एब्जॉर्बिंग मीडियम की लेंथ की बात को बोल रहे हैं, जितना बढ़ता जाएगा उतना ही इसकी इंटेंसिटी, इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, जिसको हम लोग एक इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं। अब इसमें इन्होंने सीधे सीधे से अगर हम लोग कहें तो हम इसे ये कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द मीडियम। मीन्स एब्जॉर्प्शन जो होगा वो मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकेंड लॉ है बियर्स लॉ। बियर्स लॉ में इन्होंने क्या किया कि लैम्बर्ट लॉ को ही मॉडिफाई किया। लैम्बर्ट लॉ को ही मॉडिफाई करके इन्होंने कहा कि अगर ये थिकनेस ऑफ मीडियम की थिकनेस की बात ना करके अगर हम लोग कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो क्या होगा कि जो इंसिडेंट रेडिएशन आ रहा है वो अगर किसी होमोजेनस सॉल्यूशन पे पड़ रहा है तो उसका जो कंसंट्रेशन है, होमोजेनस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है और कितना अमाउंट रेडिएशन एमिट हो रहा है। जिसमें इन्होंने इक्वेशन दिया कि ये इक्वेशन दिया और इन्होंने कहा एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन की। जो एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन की, जिसमें लैम्बर्ट ने कहा कि एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द मीडियम, और बियर्स ने कहा कि एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम। जब इन दोनों लॉज को मिला दिया गया तो इनको कहते हैं बियर लैम्बर्ट लॉ, या कहीं कहीं पर इसको बियर्स लॉ भी कहते हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या है बियर्स लॉ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसमिटेड बाय ए सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूशंस मोलर एब्जॉर्प्टिविटी एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। मींस सॉल्यूशन की मोलर एब्जॉर्प्टिविटी और सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जिसमें ये कह रहे हैं कि जो लाइट रेज है की इंटेंसिटी है, ये क्या है, ये I0 है, और ये जब ट्रांसमिट हो रही है तो ये रेडिएशन जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, और इसका पाथ लेंथ जो है वो x है। जिसमें इन्होंने कहा एब्जॉर्बेंस A, ये एप्साइलॉन, ये x इज पाथ लेंथ और c इज कंसंट्रेशन। अब अगर हम इसको डेराइव करते हैं, बियर्स लैम्बर्ट लॉ को, इनका डेरिवेशन करते हैं तो किस तरीके से,
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एक मिनट, इसमें हम लोग देखेंगे कि हमने क्या किया कि I0 इंटेंसिटी की रेडिएशन ली, उसको होमोजेनस सॉल्यूशन से पास किया और फिर वो उसे डिक्रीज इंटेंसिटी की रेडिएशन जो है वो ट्रांसमिट हुई। मींस कुछ अमाउंट रेडिएशन जो है ये सैंपल ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। जो सॉल्वेंट है, मींस सॉल्वेंट जो ड्रग मॉलिक्यूल है या जो सॉल्यूट है, इसने एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी पाथ लेंथ जो है ये x है। तो हम इस डिक्रीज इंटेंसिटी की रेडिएशन की बात करेंगे, जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि मैथमेटिकली अगर लें तो di/dx, इसको क्या कह रहे हैं, इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी विद थिकनेस dx। मीन्स ये इंटेंसिटी में जैसे जैसे थिकनेस आगे बढ़ी है वैसे वैसे इंटेंसिटी में उसकी डिक्रीज जो आया है उसको -di/dx से डिनोट कर रहे हैं। अब अगर हम लैम्बर्ट लॉ को यहाँ पर डिराइव करें तो सिंपल हमें क्या दिख रहा है कि di/dx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। मतलब कि जो इंटेंसिटी जो डिक्रीज हो रही है वो डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल है किसके, जो पाथ लेंथ है, एब्जॉर्बिंग मीडियम का पाथ लेंथ है। अब इसमें एब्जॉर्बिंग मीडियम का जो पाथ लेंथ है इसको हमने इक्वेशन 1 से डिनोट किया। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा रहे हैं तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट a आ जा रहा है। मींस इस इक्वेशन में अगर हम फर्स्ट इक्वेशन का प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, di/dx। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो रेट डिक्रीज हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो -di/dx इज इक्वल टू ax। a इज द प्रोपोर्शनैलिटी साइन। अब अगर इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करते हैं तो किस तरीके से हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं, -di इज इक्वल टू dx इंटू ax। तो हमारे पास इक्वेशन क्या रही, -log i ax प्लस c, जहाँ पर c क्या हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम x की वैल्यू को ज़ीरो कर देते हैं, x की वैल्यू ज़ीरो कर देते हैं मींस पाथ लेंथ को ज़ीरो कर दे रहे हैं। मींस इनिशियली देख रहे हैं कि जब रेडिएशन उस पर डाली गई थी तो उस समय क्या था, जो रेडिएशन की इंटेंसिटी थी जो वो क्या थी, I0 थी। तब अगर हम x और I0 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में, तो क्या हो जाएगा, -log i की जगह I0 इज इक्वल टू a इंटू ज़ीरो, क्योंकि x की वैल्यू हमने ज़ीरो रखी है, प्लस c। यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, c इज इक्वल टू -log I0। अब इस c की वैल्यू को जब हम इक्वेशन 3 में रख रहे हैं, यहाँ इस जगह पर इस इक्वेशन 3 में रख रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, -log, ये वैल्यू आ रही है -log i इज इक्वल टू ax -log I0। अब इसके बाद अगर हम ax को निकालते हैं तो इक्वेशन 4 से हम ax को इस तरीके से करेंगे। अब फॉर्मूला ही होता है कि log i -log I0 इज इक्वल टू log i अपॉन I0। तो इसको हमने कर दिया -ax इज इक्वल टू log i अपॉन I0। अब log i अपॉन I0 को हम एब्जॉर्बेंस भी कह सकते हैं। एब्जॉर्बेंस मीन्स इंटेंसिटी में डिक्रीज हो रहा है, इंटेंसिटी में डिक्रीज हो रहा है मीन्स अमाउंट एब्जॉर्ब हो रहा होगा। और a अपॉन -a/2.303 इंटू एक्स, जिसमें -a/2.303 को हम लोग एक्सटेंशन कोफिशिएंट बोल रहे हैं, इसको हम लोग एक्सटेंशन कोफिशिएंट बोल रहे हैं। और अगर हम अब इस इक्वेशन को लिखें, मीन्स जो 6 नंबर की इक्वेशन है हमारी, इसको हम लिखें तो log i अपॉन log I0 हम लोग कह रहे हैं एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस a माइनस a अपॉन 2.303 इंटू एक्स। मीन्स अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो इससे सीधे सीधे ये प्रूव हो रहा है कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द मीडियम, दैट इज लैम्बर्ट लॉ। मीन्स ये क्या है, हमारा लैम्बर्ट लॉ है।
नेक्स्ट है हमारा बीएस लॉ। बीएस लॉ में सिंपल सारी चीज़ें क्या कर दी हैं कि जहाँ जहाँ पर भी अ, था कंसंट्रेशन, वहाँ वहाँ पर क्या हो गया है, वो चीज़ें सॉरी, जहाँ जहाँ पर भी थिकनेस ऑफ मीडियम एक्स था वहाँ पर इसमें कंसंट्रेशन हो गया है। मीन्स डी आई अपॉन डी सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन सी। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पर इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू निकालें। मीन्स कब, जब सी इज़ ज़ीरो, कंसंट्रेशन इस ज़ीरो है मीन्स स्टार्टिंग में, तब क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई ज़ीरो रख करके फिर हमने यहाँ पर क्या किया, इक्वेशन 3 में जब सी की वैल्यू रखी तो माइनस लॉग आई इज इक्वल टू बी सी माइनस लॉग आई ज़ीरो। इस तरीके से करके हमें एक इक्वेशन मिली, लॉग आई अपॉन आई ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस बी इंटू सी, जिसमें लोगों ने कहा कि लॉग आई अपॉन आई ज़ीरो इज एब्जॉर्बेंस, ये माइनस बी अपॉन 2.303 एक्सटेंशन कोफिशिएंट कांस्टेंट, और सी इज कंसंट्रेशन। तो अगर हम इसको दूसरे फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी कंसंट्रेशन। मीन्स कि क्या हो गया कि जो एब्जॉर्बेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। फिर इस लॉ को, दोनों ही लॉज को यहाँ पर कंबाइंड कर दिया। इन्होंने कहा कि जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थिकनेस ऑफ मीडियम और कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस के। तो जिसमें कंबाइंड इक्वेशन हमारे पास में आई कि लॉग आई अपॉन लॉग आई ज़ीरो माइनस ए अपॉन 2.303 इंटू माइनस बी अपॉन 2.303 इंटू सी इंटू एक्स, ये हमारे पास एक कंबाइंड इक्वेशन आई। और जिसमें हम इसको कर ये माइनस ए अपॉन 2.303 इज अ कांस्टेंट एंड माइनस बी अपॉन 2.303 इज अ कांस्टेंट। तो इन दोनों के कांस्टेंट को हमने क्या कर दिया, एक दूसरा कांस्टेंट ले लिया जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं एप्सिलॉन। मीन्स एक अलग कांस्टेंट हमने ले लिया एप्सिलॉन का, जिसे हम मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कह रहे हैं। तो इस इक्वेशन को अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन इनटू पाथ लेंथ। कहीं कहीं पर पाथ लेंथ को एक्स की बजाय एल भी लिखते हैं, तो और या फिर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी इंटू एक्स। इस फॉर्म में इक्वेशन को लिख दें, कब, जब हम इसको मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के फॉर्म में इसको हम डिनोट कर रहे हैं। मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है ये कब हम लेते हैं, जब हम किसी भी सोल्यूशन को हम किसमें डिनोट कर रहे हैं, मोल पर लीटर के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं, और उसकी जो क्यूबिट है उसको हम सेंटीमीटर में प्रेजेंट, या पाथ लेंथ जो है उसको हम सेंटीमीटर में प्रेजेंट कर रहे हैं, तब हम इसको मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट को लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, लिमिटेशंस क्या है बीएस लैम्बर्ट्स लॉ की। इसकी लिमिटेशंस ये है कि जो मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए, जो लाइट बीम है ये स्कैटर्ड नहीं होनी चाहिए, और सोल्यूशन जो है डाइल्यूटेड होना चाहिए। जितना ज़्यादा सोल्यूशन डाइल्यूटेड होगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ जो हमारा रिजल्ट जो उतनी एक्यूरेसी के साथ आएगा। अब इसमें कुछ टर्म्स थे कि ट्रांसमिटेंस है, एब्जॉर्बेंस है, तो वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि ट्रांसमिटेंस क्या है, एब्जॉर्बेंस क्या है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ रही है किसी सोल्यूशन में, तो वो या तो एब्जॉर्ब हो रही है या तो ट्रांसमिट हो रही है। मीन्स दोनों फिनोमिना में से चीज़ें हो रही हैं कि, तो इसलिए ट्रांसमिटेंस क्या है, ट्रांसमिटेंस इज द रेशियो ऑफ द रेडिएंट इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड बाय द सैंपल टू द रेडिएंट इंटेंसिटी इंसिडेंट ऑन द सैंपल आई ज़ीरो। मीन्स अगर हम टी ट्रांसमिटेंस को एक्सप्रेस करें इक्वेशन में, तो टी इज इक्वल टू आई अपॉन आई ज़ीरो। मीन्स कितना ट्रांसमिट हुआ, इंटेंसिटी आफ्टर एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन के पहले कितनी इंटेंसिटी थी, इसका जो रेशियो होगा उसको हम लोग ट्रांसमिटेंस बोलेंगे, जिसको कि कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
नेक्स्ट इज एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस क्या है? ये लॉगरिथम है, रेसिप्रोकल है किसका? ट्रांसमिटेंस का रेसिप्रोकल है। फिर अगला चीज़ है हमारे पास एब्जॉर्प्टिविटी, जिसको हम स्मॉल ए या स्मॉल बी में हमने डिनोट किया था, जिसको हम एक्सटेंशन कोफिशिएंट या एब्जॉर्बेंस इंडेक्स कह रहे हैं। मीन्स ए इज इक्वल टू स्मॉल ए इज इक्वल टू कैपिटल ए अपॉन पाथ लेंथ इनटू कंसंट्रेशन। या इसको हम अगर कहें तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द एब्जॉर्बेंस टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड लेंथ ऑफ ऑप्टिकल पाथ। इट इज़ अ कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस एंड वेवलेंथ। नेक्स्ट इज मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, जिसको हम एप्सिलॉन से डिनोट कर रहे हैं। और मोलर एब्जॉर्प्टिविटी हम उस केस में लेंगे जब हमारा सोल्यूशन जो है मोलर सोल्यूशन हो, मींस मोल पर लीटर का सोल्यूशन हो, और इसमें जो लेंथ है, सेल की लेंथ है, वो सेंटीमीटर में हो। इसको मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट भी कहते हैं और मोलर एब्जॉर्बेंसी इंडेक्स भी कहते हैं। फाइनली समरी क्या है कि हम क्या जान रहे हैं कि हमारा जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसको हम इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि इसमें हम मल्टीपल बॉन्ड और एरोमेटिक कॉन्जुगेशन को स्टडी कर रहे हैं। तीसरी चीज़ है कि जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन के। जो वेवलेंथ है या लैम्डा मैक्स है, उस पर कंसंट्रेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। और नेक्स्ट क्या है कि जो लैम्बर्ट लॉ क्या कह रहा है, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द मीडियम। और बीएस लॉ के अकॉर्डिंग जो एब्जॉर्बेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम। ट्रांसमिटेंस क्या है? द रेशियो ऑफ द रेडिएंट इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड बाय द सैंपल to the radiant intensity incident on the sample I0. Absorbance is the reciprocal of the transmittance, and absorptivity, also known as extension coefficient या absorbance index, और ये क्या है? रेशियो है absorbance to the product of concentration and length of optical path का. It is a constant characteristics of the substance and wavelength. देन मोलर एब्जॉर्प्टिविटी क्या है? जब हम किसी सोल्यूशन को मोल पर लीटर में ले रहे हैं तो वो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है, जिसमें सेल को जो है हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो इसको हम मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक